हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फोर्थ यूनिट है अम्ल एवं क्षार, उसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने अम्ल और क्षार को समझाने के लिए, एसिडिक और बेसिक नेचर को समझाने के लिए कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस का सिद्धांत, लॉरी ब्रोंस्टेड का सिद्धांत और लुईस का सिद्धांत, उसके बारे में डिस्कस किया था। पर इन तीनों सिद्धांत की कोई ना कोई सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आर्हेनियस का सिद्धांत लें, तो आर्हेनियस का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। परंतु HCl या HBr गैसीय अवस्था में अम्ल क्यों है, उसको इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। या सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ठोस अवस्था में क्षार क्यों है, उसको भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। केवल जलीय विलयन में ही हम यौगिकों के अम्लीय अथवा क्षारीय गुण को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि धातु ऑक्साइड के जलीय विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात वे जल में OH- आयन की संख्या में वृद्धि करते हैं, पर उनके स्वयं के पास OH- आयन नहीं होता है, तो वो भी क्या है, इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसी तरह से अमोनिया और BF3 जो है वो आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, उसकी व्याख्या जो है इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा जा सकता। परंतु आर्हेनियस सिद्धांत के द्वारा अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उसको हम आसानी से समझा सकते हैं। तो ये तो है लुईस सिद्धांत के बारे में। अब यदि हम लॉरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत की बात करें, तो लॉरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत क्या कहता है, जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल है, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, और जिनकी प्रवृत्ति प्रोटॉन ग्रहण करने की है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। परंतु ये जो कंसेप्ट है केवल प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर पर ही आधारित है। यदि प्रोटॉनों का स्थानांतरण न हो तो उन यौगिकों में अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य को इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसी तरह से धातु ऑक्साइड जैसे Na2O, CaO इत्यादि ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इन धातु ऑक्साइडों की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति को इस लॉरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसी तरह से अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं जैसे CO2, SO2 इत्यादि, ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, पर उनकी व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। इसी तरह से कुछ उदासीन अणु AlCl3, BF3, FeCl3 इत्यादि जो हैं वो अम्ल होते हैं, परंतु इस सिद्धांत के द्वारा उनको नहीं समझा सकते। और जो अम्ल और क्षार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण है, उसकी व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। परंतु इसका महत्वपूर्ण भाग यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा अम्ल और क्षार का क्षारीय सामर्थ्य जो है उसका निर्धारण किया जाता है। रिलेटिव एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर देखते हैं और उसके आधार पर अम्ल और क्षार की प्रबलता का क्रम जो है वो निर्धारित किया जा सकता है। अब हम लुईस सिद्धांत की बात करें, तो लुईस सिद्धांत जो है वो ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो है वो क्षार होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले जो है अम्ल होते हैं। परंतु इस सिद्धांत के द्वारा जो अम्ल और क्षार है उसकी सामर्थ्य की व्याख्या नहीं की जा सकती। एसिड और बेस स्ट्रेंथ जो है उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसको जो है इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ में इसके अनुसार HCl, H2SO4, HNO3 आदि अम्ल हैं, वो क्यों है उसके द्वारा हम नहीं, इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। परंतु इसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसको समझा सकते हैं, किस तरह से उदासीनीकरण होता है। तो ये कुछ
जो हमने पहले 3 सिद्धांत किए थे उनके बारे में ही हमने डिस्कस किया है। अब उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस भी हैं अम्ल और क्षार के लिए, दैट इज लक्स फ्लड एसिड बेस डेफिनेशन। और ये जो है इन तीनों सिद्धांत के बाद दी गई थी। और ये कहता है एसिड एज एन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स, जो ऑक्साइड आयन O-2 आयन को ग्रहण करता है वो अम्ल होता है। एंड बेस आर ऑक्साइड आयन डोनर्स, जो ऑक्साइड आयन डोनर्स होते हैं वो क्षार होते हैं। जैसे MgO प्लस CO2 ये MgCO3 बनाता है। तो इसने यहां पर क्या किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्साइड आयन जो है वो डोनेट किया है, तो इसलिए ये बेस है। और CO2 ने ऑक्साइड आयन ग्रहण करके कार्बोनेट CO3 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, अम्ल है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन जो है इसने डोनेट किया है, तो इसलिए ये बेस है। यहां पर SiO2 ने ऑक्साइड आयन ग्रहण किया है, तो ये अम्ल है। इसी तरह से इसने ऑक्साइड आयन यहां पर डोनेट किया है, तो ये बेस है। इसने ऑक्साइड आयन गेन किया है, तो एसिड है। तो जो ऑक्साइड आयन डोनर्स होते हैं वो बेस होते हैं, और ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये लक्स फ्लड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और सिद्धांत दिया गया जो है यूसेनोविच एसिड बेस अवधारणा। यूसेनोविक एसिड बेस अवधारणा जो है वो बिल्कुल अलग है। इसके आधार पर क्या होता है, जो अम्ल होते हैं वो धनायन दाता होते हैं, यानी कि वो धनायन जो है वो डोनेट करते हैं, या फिर ऋणायन ग्राही होते हैं, यानी कि वो ऋणायन को ग्रहण करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो वो कोई भी परमाणु या अणु या आयन जो कि धनायन दाता हो, या ऋणायन ग्राही हो, या इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, विच इज पॉजिटिवली चार्ज डोनर और नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो जो है वो एसिड कहलाता है। और इसका उल्टा जो है वो बेस या क्षार होता है, यानी कि ये धन आयन ग्राही होते हैं, दे एक्सेप्ट पॉजिटिव चार्ज, तथा ऋण आयन दाता होते हैं, दे आर डोनर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, या फिर ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, दे आर डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस डेफिनेशन कुड इवन बी अप्लाइड टू कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्या है, एसिड एज एनीथिंग दैट एक्सेप्ट्स नेगेटिव स्पीसीज, कोई भी ऐसा स्पीसीज जो कि नेगेटिव स्पीसीज को एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव स्पीसीज यानी कि एनायंस, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और डोनेट्स पॉजिटिव वंस, यानी कि धनायन को देता है, धनायन दाता है। एंड द बेस इज रिवर्स, इसका उल्टा जो है वो बेस होता है। अब जैसे यहां पर Na2O जो है वो Na2 जो है वो ऋणायन दाता है, इसने ऋणायन दे करके क्या बना दिया, Na+ बना दिया, तो इसलिए ये क्षार है। SO3 जो है ये ऋणायन ग्राही है, इसने ऋणायन को ग्रहण किया है और SO4-2 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसलिए ये जो है वो एसिड है। इसी तरह से ये और एग्जाम्पल हैं। तो इन केसेस में जो भी धनायन दाता होता है वो अम्ल होता है, और जो धनायन ग्राही होता है वो क्षार होता है, या उल्टा ऋणायन ग्राही जो है वो अम्ल होता है और ऋणायन दाता जो है वो क्षार होता है। तो ये सिद्धांत जो है यूसेनोविच सिद्धांत कहलाता है, और ये लगभग सभी प्रकार के अम्लीय अथवा क्षारीय गुणों को दर्शा सकता है। एंड दिस डेफिनेशन कुड इवन बी अप्लाइड टू द कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों होते हैं, उनको भी इस सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये अम्ल और क्षार के कुछ सिद्धांत हैं जिसके द्वारा किसी भी परमाणु या अणु या कोई आयन है वो अम्लीय होगा अथवा क्षारीय होगा, उसको समझाया जा सकता है। नाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स, हम एसिड और बेस के बीच में अनुमापन करते हैं। तो जो भी अनुमापन करते हैं उसमें उन अनुमापन में हम कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स या सूचक काम में लेते हैं। और सूचक क्या होते हैं,
विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट, जो कि अंतिम बिंदु की सूचना देते हैं, वो हमें सूचक कहलाते हैं। और अधिकतर इंडिकेटर जो है वो बाय फिजिकल चेंज या कलर चेंज के द्वारा या किसी फिजिकल चेंज के द्वारा जो है अंतिम बिंदु को दर्शाते हैं। अब अंतिम बिंदु क्या, व्हाट इज एंड पॉइंट? जो हम टाइट्रेशन में दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट, उन दोनों के बीच में जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होती है, द पॉइंट एट विच रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस कंप्लीट्स, दैट इज नोन एज एंड पॉइंट। और एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में नॉर्मली हम पीएच मीटर का यूज में लेते हैं। और पीएच मीटर में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में धीरे धीरे जो है टाइट्रेशन में सॉल्यूशन ऐड करते जाते हैं और उसका पीएच जो है वो नोट करते जाते हैं पीएच मीटर की सहायता से। और फिर पीएच और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ की सहायता से हम एंड पॉइंट निकालते हैं। और सेंट्रल वर्टिकल रीजन जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है। ये जो सेंट्रल वर्टिकल रीजन है इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एकदम एब्रप्ट चेंज होता है पीएच में अपॉन एडिशन ऑफ ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इवन एक ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो भी उसमें एक एब्रप्ट चेंज जो है वो पीएच में होता है। यूज एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? मॉलिक्यूल दैट चेंजेस कलर बेस्ड ऑन पीएच। वो मॉलिक्यूल जो कि पीएच में परिवर्तन के आधार पर जो है वो कलर चेंज करता है, वो एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में काम में लिया जाता है। चूज एज इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। ये जो वर्टिकल पॉइंट है, इस वर्टिकल पॉइंट में जो कलर चेंज इंडिकेटर शो करते हैं, वो इंडिकेटर हम इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए काम में लेते हैं। अब इसमें एंड पॉइंट या अंतिम बिंदु क्या है? When the indicator changes color, if you have chosen the wrong indicator, the end point will be different than the equivalent point. Equivalent point पर जो है कलर चेंज करता है pH, उसको हम यूज में लेते हैं, अदरवाइज उसमें एंड पॉइंट जो है वो सही नहीं आएगा। और इंडिकेटर्स जो है दे आर ऑफन वीक एसिड, और कुछ केस में दे आर वीक बेस दैट लूज ए प्रोटोन और दैट गेन ए प्रोटोन। और यदि वीक एसिड है दैट लूज ए प्रोटोन व्हेन OH माइनस आयन रीचेस ए सर्टेन कंसंट्रेशन। तो उसमें कलर चेंज जो है वो अपॉन एडिशन ऑफ टाइट्रेंट जब पर्टिकुलर होता है तो उस केस में कलर चेंज होता है, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग थ्योरीज के द्वारा। अब इसमें बेसिक टर्म्स हम टाइट्रेशन में कौन कौन से काम में लेते हैं? इंडिकेटर या सूचक। एन इंडिकेटर इज ए कंपाउंड हैविंग ए फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजुअली कलर, that abruptly changes near the equivalence point of a chemical reaction. The completion of the titration is detected by some physical change such as color of the indicator. Color of the indicator जो है वो equivalence point पर एकदम से change होता है, तो उसके आधार पर हमें वो सब्सटेंस जो है वो इंडिकेट कर देता है कि एंड पॉइंट जो है वो आ गया है, अंतिम बिंदु आ गया है। अब एंड पॉइंट ऑब्जर्व क्या होता है? The end point of titration at which this change, that is in color of some other physical property, occurs is called the end point. जहां पर कोई भी भौतिक गुण जैसे कि रंग में परिवर्तन होता है, वो जो बिंदु है वो अंतिम बिंदु कहलाता है। और इस बिंदु पर जो दो सॉल्यूशंस होते हैं जो टाइट्रेशन में हम ऐड करते हैं, वो सॉल्यूशन उनके बीच में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है थ्योरेटिकली? The point of titration at which number of moles of titrant is equal to number of mole of titrant. जहां पर दोनों जो सॉल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट, उनका नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाता है, वो जो पॉइंट है वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स के लिए थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है? दो थ्योरीज इसमें है। पहला है ओस्टवाल्ड सिद्धांत या ओस्टवाल्ड थ्योरी। और इस ओस्टवाल्ड सिद्धांत के द्वारा हम किसी भी जो सूचक है, इंडिकेटर है, वो किस तरह से कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली को, उसके सिद्धांत को समझा सकते हैं। तो ओस्टवाल्ड आयोनाइजेशन कंसेप्ट ये है, ओस्टवाल्ड आयनन सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जितने भी सूचक होते हैं वो या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं, दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड, या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं और दे आर वीक ऑर्गेनिक बेसिस।
और ये जो सूचक है ये विलयन में साम्य दर्शाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो शो करते हैं। और जो इंडिकेटर की अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, अनआयनीकृत अवस्था है वो, और जो आयोनाइज्ड फॉर्म है, जो आयनीकृत अवस्था होती है, उनका कलर अलग अलग होता है। आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर और अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, उसका रंग जो है वो अलग अलग होता है। और जो अंतिम बिंदु पर जो माध्यम परिवर्तन के साथ जो सूचक का साम्य है, इसमें जैसा हमने बताया कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो अंतिम बिंदु पर क्या होता है कि सूचक का साम्य जो है, इक्विलिब्रियम जो है, वो या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, और उसके द्वारा वो रंग प्रदर्शित करता है। तो इसमें लिखा है एसिड बेस इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस that are highly colored due to highly conjugated organic constituents। इसमें जो है या तो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होते हैं और ये रंगीन होते हैं। Many indicators are weak acids and are partially dissociated in aqueous solution। ये दुर्बल अम्ल है, जैसे ये HIN, ये इंडिकेटर को हमने इस तरह से शो किया है जो कि दुर्बल अम्ल है। अब ये आयोनाइज होकर के H+ आयन और इंडिकेटर आयन में परिवर्तित होता है। द अनआयोनाइज्ड फॉर्म HIN इज ए डिफरेंट कलर टू द आयोनाइज्ड फॉर्म। ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और ये जो आयोनाइज्ड फॉर्म है, ये अलग अलग रंग दर्शाते हैं। अब जैसे इस केस में क्या होगा, अम्लीय माध्यम में देयर विल बी इंक्रीज इन H आयन कॉन्सेंट्रेशन, H आयन की सांद्रता बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम जो है दैट विल मूव टू द लेफ्ट टू गिव रेड अनडिसोसिएटेड फॉर्म। क्योंकि H+ आयन की सांद्रता बढ़ गई है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और जिससे कि क्या होगा, जो लाल अनआयनीकृत रूप है उसका इंडिकेटर का, उस रूप में वो परिवर्तित होगा। अब एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम में देयर विल बी, इसको अभी और हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। OH आयन कंसंट्रेशन क्या करेगा, इट विल रिमूव H+ आयन, वो OH- आयन जो है H+ आयन से क्रिया करके और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा, मोर एंड मोर ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म विल बी देयर। तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू होगा। तो एसिडिक मीडियम में इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा, सॉल्यूशन जो है रेड कलर का होगा। एल्कलाइन मीडियम में इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा, तो सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होगा। इसको फिर और आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।